हम लोग अब एक नया टॉपिक उसी में शुरू करते हैं, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो हमारी अर्थ है और इस अर्थ के चारों ओर एक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, कि जिसके चारों ओर एक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स। विभिन्न प्रकार के धूलकण, जलवाष्प और गैसों का एक मिश्रण है। नेचर ने इन सब में जो बहुत सारी गैसें बनाई हैं, जैसे इसमें नाइट्रोजन है, इसमें नियर अबाउट नाइट्रोजन जो 78% है, ऑक्सीजन है वो नियर अबाउट 20.8% है, आर्गन है जो 0.94% है, इसके साथ साथ CO2 0.03% है। इसके साथ साथ इस एनवायरमेंट में सैकड़ों की संख्या में गैसें पाई जाती हैं। एक बड़ी खास बात यह है कि नेचर ने जो इन गैसों को बनाया है वो एक सर्टेन रेशियो में सबको बनाया हुआ है। कुछ एक एग्जाम्पल से आप यहां पर समझ रहे होंगे। जैसे नाइट्रोजन 78% है, यदि ये 78% है तो ये हमारे लिए अच्छा है, पर ये 80% हुआ तो भी समस्या है, और ये 76% हुआ तो भी समस्या। क्योंकि प्रकृति का एक अपना बैलेंस है, प्रकृति की अपनी इंजीनियरिंग है, जिसके द्वारा इन को बहुत ही माइन्यूटली इस्टेब्लिश किया। बट whenever due to human activities these balance are disturbed, whenever it disturbed, that's simply known as pollution, and especially this balance occurring in air, so known as air pollution. Means air pollution is a disturbance of atmospheric components. Atmospheric components like different kind of gases. जैसे जरा सोचो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो जिसकी वजह से ये जो CO2 है इसकी मात्रा बढ़ जाए, कुछ ऐसी बातें हो कि इन्वायरमेंट में O2 की क्वांटिटी घट जाए, इसी इन्वायरमेंट में O3 भी है, ओजोन। वैसे तो वो बहुत सूक्ष्म क्वांटिटी में है, बट इट हैज ऑल्सो ग्रेट सिग्निफिकेंस। इसकी क्वांटिटी घट जाए या बढ़ जाए, या ये जो इन्वायरमेंट के अपर पार्ट में मिलती है, हमारे ट्रोपोस्फीयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, ये नीचे आ जाए तो प्रॉब्लम होगी ना। क्योंकि नेचर ने इसको बहुत ही सोच समझ के बनाया है, अपना एक विशेष कार्य करके बनाया हुआ, उसमें जब डिस्टर्बेंस हुआ तो ये प्रॉब्लमेटिक होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप एयर पोल्यूशन को कह सकते हैं कि एयर पोल्यूशन जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एयर के कंपोनेंट्स में होने वाला चेंजिंग है। ठीक है, यह जो प्रदूषण होता है इसके दो सोर्स होते हैं। दे आर टू टाइप ऑफ सोर्स। वन इज नेचुरल सोर्स एंड अनदर इज एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। वन इज नेचुरल सोर्स, यानी कि प्राकृतिक कारणों की वजह से भी कई बार वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। जैसे किसी रीजन में सडन फायर, फॉरेस्ट फायर हो जाए, या आग लग जाए, वनाग्नि, वनों में आग लग जाए, बड़े स्केल पर फॉरेस्ट फायर की घटना घटती है। तो जब अचानक किसी रीजन में प्राकृतिक कारणों से जंगलों में आग लगती है तो उस क्षेत्र में
बहुत तेजी से CO2 की क्वांटिटी बढ़ जाती है। नॉट ओनली CO2, उसमें CO, SO2 और भी बहुत सारी गैसेस हो सकती हैं, सल्फर, इन सब की क्वांटिटी वहां पर बदल जाती है। ठीक है। या फिर वोल्केनिक इरप्शन, जब भी किसी रीजन में सडन वोल्केनिक इरप्शन होता है तो कई बार बहुत बड़ी क्वांटिटी में धूल कण निकलते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस निकलती हैं। ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन स्पेशली रिलीज CO2, SO2, CO और बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, या फिर वाटर वेपर्स, ये सब एनवायरमेंट में पहुंचते हैं और तुरंत वहां की कंडीशंस को बदल देते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा 1883 में जावा सुमात्रा के पास एक द्वीप है, क्राकाटोआ द्वीप। उस क्राकाटोआ द्वीप पर अचानक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट की वजह से इतना अधिक धूल, सॉलिड पार्टिकल्स निकले और गैसेस निकली कि उन्होंने पूरे साउथ एशिया यानी कि कह सकते हैं भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, इस पूरे रीजन के देशों को ढक दिया। आप विश्वास करें, बिलीव इट, कि नियर अबाउट 1 ईयर इस पूरे रीजन में सन को लोग नहीं देख पाए, बिकॉज द एनवायरमेंट वॉज कवर्ड बाय थिक लेयर ऑफ सैंड्स, थिक लेयर ऑफ डस्ट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस। रिजल्ट ये हुआ, इस एरिया का टेम्परेचर कम हो गया था। तो ह्यूमन हिस्ट्री में वो एक बहुत बड़ी घटना थी। तो वोल्केनिक इरप्शन जिम्मेदार है। या फिर 2009-10 में आइसलैंड द्वीप पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था और उसकी वजह से पूरे यूरोप और नॉर्थ अटलांटिक रीजन में, आइसलैंड के आसपास, ग्रीनलैंड के आसपास, यूरोप के आसपास बड़ी मात्रा में धूल कण एनवायरमेंट में भर गया था। ये धूल कण इतना भर गया था कि पूरे यूरोप का एविएशन यानी कि उड्डयन कार्य जो था, हवाई जहाज की उड़ानें जो थी, वो सब भी कैंसिल कर दी गई थी। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एट दैट टाइम RPM was out of country, he was in USA, और रिजल्ट ये हुआ उन्हें अपना रूट डाइवर्ट करके आना पड़ा था। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, सम टाइम इट हैपन ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन, कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर ऑल्सो डिस्टर्ब। आप लोगों ने फ्यूजियामा सुना होगा। फ्यूजियामा इज ए वेरी इंटरेस्टिंग volcano situated in Japan, and near to Fujiyama another volcano is Fujuku के माउथ से बहुत ज्यादा सल्फर उससे बहुत ज्यादा सल्फर निकलता है। होता है कि कभी कभी ये सल्फर का मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती, कंटिन्यूअसली कई दिनों तक सल्फर जब निकलता है तो रिजल्ट ये होता है कि उस एरिया में एक बड़ी बैड स्मेल सी फैल जाती है। इसीलिए उसे फुजुकु को माउंट ऑफ हेल भी कहा जाता है, नरक कहा जाता है, जबकि माउंट ऑफ हेवन भी कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से वोल्केनिक इरप्शन की बहुत सारी क्रियाएं भी हमारे एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडली, थर्ड इज रिलीज ऑफ अमोनिया, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मीथेन, CO2 बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी एक सर्वे आया था, अब वो कितना सत्य है कितना असत्य, विद्वानों ने अलग अलग अपनी राय प्रस्तुत की।
उसमें कहा गया था कि एशिया के जानवर जो बड़ी मात्रा में पुआल खाते हैं, पुआल आप लोग जानते हैं, पुआल मीन्स राइस के जो ड्राई पार्टिकल्स होते हैं, राइस के जो ड्राई पार्ट्स होते हैं उसे पुआल बोला जाता है, कि पुआल के खाने से वे बहुत ज्यादा जब वो जुगाली करते हैं तो मीथेन गैस छोड़ते हैं। इसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। या एशिया के देशों में बहुत अधिक धान की खेती होती है और धान की खेती में बहुत ज्यादा मीथेन गैस निकलती है, इसलिए ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही हैं, उनका मानना है। वैसे मैं इसमें आपको बता दूं कि बहुत सारे विद्वानों ने इस बात को रिजेक्ट भी किया। तो मीथेन, CO2, बहुत सारी गैसें, जैसे प्लांट्स ही नाइट में CO2 गैस छोड़ते हैं, तो प्लांट और एनिमल ये विभिन्न प्रकार की गैसें छोड़ते रहते हैं, उससे भी माना जाता है कि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ता है। ठीक है, बट जो मेन कॉज है, जो मेन पॉल्यूशन के लिए, एयर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, वह है ह्यूमन। यानी कि एंथ्रोपोजेनिक सोर्स आर मेन सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी कि ऐसे स्रोत जो मानव उत्पन्न, जैसे विशेष रूप से इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन। आप लोग देख रहे हैं इस समय बहुत अधिक औद्योगिकरण हुआ है और औद्योगिक होने की वजह से बहुत सारी चिमनियां हैं, ये चिमनियां बड़ी मात्रा में गैसों को छोड़ती रहती हैं। जैसे आज की डेट में जो इंडस्ट्री में CO2 बहुत ज्यादा छोड़ी जाती है, उसका मेन कारण है कोयले का यूज। कोयला बहुत ज्यादा यूज होता है, कोल का कंजम्पशन ज्यादा होता है, और कोल जब जलता है तो विभिन्न प्रकार की गैसें छोड़ता है, जैसे CO2, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस इंडस्ट्री के माध्यम से हमारे इन्वायरमेंट में पहुंच रही हैं। ठीक है, और ये पहुंचकर हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर रही है, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड कर रही है। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोगों ने दूसरे भी फैक्टर सुने होंगे, पार्टिकुलेट्स, यानी यह भी एक सोर्स है। आप लोग देखते होंगे हजारों लाखों करोड़ों गाड़ियां सड़क पर निरंतर चलती रहती हैं, लाखों लाखों प्लेन इन्वायरमेंट में उड़ते रहते हैं, आकाश में उड़ते रहते हैं। ठीक है, हजारों हजारों ट्रेन्स निरंतर चल रही हैं। गाड़ियां जो चलती हैं वो न सिर्फ गैस छोड़ती हैं, वे सॉलिड पार्टिकल्स भी छोड़ती हैं। ठीक है, चिमनियां जो गैस ही नहीं छोड़ रही है, उसमें धूल के कण, स्मोक्स वगैरह भी वे छोड़ती हैं। ठीक है, तो या व्हीकल जब सड़क पर चलते हैं तो तेज गति की वजह से धूल भी उड़ाते रहते हैं, तो ये सॉलिड पार्टिकल्स हमारे इन्वायरमेंट में मिल रहे हैं। इन्हीं सॉलिड पार्टिकल्स को, बड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग एरोसोल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग इस समय लेटेस्ट में एक सुन भी रहे होंगे, दिल्ली में NGT का गठन हुआ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसने अभी दिल्ली में एक सर्कुलर जारी किया है कि जो बिल्डर्स हैं, बिल्डिंग बनाने के समय जब बिल्डिंग तोड़ते हैं या बनाते हैं तो उससे बड़ी मात्रा में धूल उड़ती है, और उसकी वजह से दिल्ली के इन्वायरमेंट में धूल कणों की मात्रा सर्वाधिक है। धूल कणों की मात्रा सर्वाधिक है।
तो इस तरह से हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे जो पदार्थ हैं ये पहुंच रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ विशेष रूप से प्रदूषक जो हैं CO2 है, आप लोग ध्यान रखिएगा, SO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सभी इन्वायरमेंट में पहुंच रहे हैं। अब जो यहां पे सोचने वाली बात यह है, इन पोल्यूटेंट्स का या एयर जो पोल्यूशन हो रहा है उसका हमारे इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक विचार की बात है। Effects of air pollution. Effects of air pollution. हमारे मोमेंट में ये जो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है आज की डेट में बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन में पहुंच गया, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो ये अनवांटेड गैसें सीधे सीधे हमारे अंदर पहुंचती हैं और हमारे सिस्टम को दुष्प्रभावित कर रही हैं। इसी का परिणाम ये है कि आप लोग देखोगे कई ऐसी चीजें बढ़ रही हैं, जैसे दमा रोग की समस्या बढ़ रही है। दमा रोग, ब्रोंकाइटिस, दमा यानी कि एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी की केसेस आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो ये या आंखों में जलन होना, इस टाइप की समस्याएं बढ़ रही हैं। जब इन्वायरमेंट में कुछ विशेष किस्म के पोल्यूटेंट बढ़ेंगे, जैसे आप लोगों ने नाइट्रोजन के पोल्यूटेंट्स देखे, जब नाइट्रोजन के पोल्यूटेंट्स हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा बढ़ेंगे तो बहुत तरह की बीमारियां होने लगती हैं। बहुत तरह की बीमारियां जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम आप लोगों ने सुना होगा, ये विशेष रूप से होता है। इन्वायरमेंट में जब धूल कण बढ़ेंगे, जब इन्वायरमेंट में धूल कण बढ़ते हैं तो भी कई सारी समस्याएं होती हैं। इन धूल कणों में आप लोगों ने कुछ विशेष किस्म के धूल कण सुने होंगे, कुछ बीमारियां होती हैं, जरा नोट कर लीजिए। पार्टिकुलेट्स एंड डिजीज, जैसे स्पेशली कोल डस्ट, कोयले के धूल की वजह से जो ऐसे मजदूर कोयले की खानों में काम करते हैं उनको एक विशेष किस्म की बीमारी होती है जिसे एंथ्राकोसिस कहते हैं। एंथ्राकोसिस, ठीक है, एंथ्राकोसिस। इस बीमारी की वजह से उनके लंग्स में एक बड़ी ही पतली लेयर जम जाती है, उनका लंग्स ब्लैक सा हो जाता है, ठीक है, उसे ही हम लोग कहते हैं एंथ्राकोसिस। आप लोग इससे भी ध्यान रख सकते हो कि कोयले की जो वैरायटी होती है, पहली
एंथ्रेसाइट्स, बिटुमिनस सेकंड, थर्ड लिग्नाइट एंड फोर्थ पिट। तो उसी से वर्ड बना है एंथ्रेकोसिस। थर्ड, सेकंड सिलिका, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस बीमारी होती है, हिंदी में भी यही कहते हैं, ध्यान रखिए। थर्ड, एस्बेस्टस, एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस। ऐसे मजदूर जो एस्बेस्टस की खानों में काम करते हैं, एस्बेस्टस की खानों में काम करते हैं, उनके लंग्स में एस्बेस्टस की एक पतली लेयर जम जाती है, उसे हम लोग एस्बेस्टोसिस कहते हैं। जो मजदूर पत्थर की खानों में काम करते हैं, पत्थर सिलिका का बना होता है, पत्थर की खानों में जो काम करते हैं, तो उनकी लंग्स पर पतली सी एक परत जम जाती है, जिसे सिलिकोसिस कहा जाता है। फोर्थ, आयरन डस्ट, सिलिकोसिस। जो मजदूर या जिन क्षेत्रों में आयरन माइनिंग होती है, उसके एनवायरमेंट में या उस माइंस में आयरन डस्ट पार्टिकल्स काफी ज्यादा होते हैं, तो बीमारी हो जाती है सिलिकोसिस। ठीक है। नेक्स्ट, कैन फाइबर डस्ट। आप लोगों ने देखा होगा जहां पर शुगर मिल होती है, तो शुगर मिल के खोई निकलती, खोई तो आप लोग जानते हो वो गैस, तो जो खोई निकलती है वो गैस निकलता है, जब वो सूखता है तो उससे बहुत ही बारीक वेरी फाइन पार्टिकल्स एयर के साथ इन्वायरमेंट में फैलते हैं, या जहां पर वो रखा रहता है उस इन्वायरमेंट में फाइन पार्टिकल्स फैले रहते हैं। तो जो उसके सराउंडिंग्स में लेबर काम करते हैं, ऐसे लोगों की लंग्स में ये जमा हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं बैगासिस, बैगासोसिस। कॉटन डस्ट, बाइसिनोसिस। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो कॉटन मिल में काम करते हैं, जो कॉटन मिल में काम करते हैं, विशेष रूप से धागा बनाते हैं। जब कॉटन आता है और उस कॉटन से धागा बनाते हैं, तो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स उनके लंग्स पर जम जाता है, यानी जो कॉटन डस्ट होता है वो जम जाता है, दैट इज नोन एज बाइसिनोसिस। क्लियर? ये सब हिंदी में भी यही होंगे। नेक्स्ट इज ग्रेन डस्ट। फार्मर्स लंग्स। जो जहां पर गेहूं रखे जाते हैं, जैसे गेहूं जब निकाला जाता है या अनाज निकाले जाते हैं, कोई भी अनाज निकाले जाते हैं,
ग्रेन्स जब साफ किए जाते हैं तो उसमें बहुत ही फाइन पार्टिकल्स जमे होते हैं। जब उनको हम लोग साफ करते हैं या उसके आसपास हम लोग रहते हैं तो वो फाइन पार्टिकल्स हमारे लंग्स में जाके जमा हो जाते हैं। क्योंकि ग्रेन्स का प्रोडक्शन फार्मर्स करते हैं तो उसी के नाम पे ये डिजीज बनी है, फार्मर्स लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट, टोबैको डस्ट। टोबैकोसिस, टोबैकोसिस यानी कि जो टोबैको की खाने होती हैं, टोबैको जहां पे खेती होती है तो जो मजदूर या किसान वहां पे काम करते हैं वहां पे बीमारी होती है टोबैकोसिस। ठीक है, तो इसके बहुत सारे इंपोर्टेंट यहां पे नजर आते हैं। इसी के साथ साथ इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आप लोग एसिड रेनफॉल के रूप में देखोगे। एसिड रेनफॉल, एसिड रेनफॉल जब भी मोमेंट में SO2 बढ़ जाएगा, और ये स्पेशली जहां पर थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू हमारे एनवायरमेंट में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जब CO2 बढ़ जाएगा और एनवायरमेंट में आप लोग जानते हैं H2 होता ही है, H2O, तो रिजल्ट ये होगा कि धीरे धीरे H2SO4 में वो परिवर्तित हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप H2SO4 में यानी सल्फ्यूरिक एसिड में वो बदल जाएगा, और सल्फ्यूरिक एसिड को ही हम लोग एसिड रेनफॉल कहते हैं। ठीक है, या फिर NO2 इन्वायरमेंट में इंक्रीज कर जाए, जैसा अभी देख रहे हैं हमारे एक्टिविटीज से इन्वायरमेंट में विभिन्न प्रकार की गैसें पहुंच रही हैं, तो HNO3 ये यानी कि नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड बन जाएंगे, और इन्हीं सबको हम लोग कहते हैं एसिड रेनफॉल। जब भी किसी रीजन में एसिड रेनफॉल होंगे तो उस एरिया की जो नेचुरल वेजिटेशन होंगी, जंगल वगैरह होंगे, वे सभी कई बार जल जाते हैं, उनकी पत्तियां जल जाती हैं क्योंकि एसिड उन्हें बेकार कर देता है। या फिर वही एसिड जब गिरेगा, बहते हुए तालाब पोखरे में जाएगा, नदियां में जाएगा, तो वह रिवर वाटर पोल्यूटेड, रिवर वाटर पोल्यूटेड, और जब रिवर वाटर पोल्यूटेड होगा तो इट विल बी डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, बड़ी संख्या में जो जीव जंतु होंगे वे मरने लगेंगे, मछलियां वगैरह, फिश वगैरह जो होंगे वो मर जाते हैं। इसके साथ साथ एक और भी स्पेशल प्रॉब्लम देखी जाती है, दैट इज स्टोन लेप्रोसी। स्टोन लेप्रोसी स्टोन लेप्रोसी का मतलब यह है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो खुले में एक्सपोज हैं, जब वहां पर
एसिड रेनफॉल होता है तो ये जो दीवारों पर बाहर की ओर पत्थर लगे होते हैं वे धीरे धीरे ऊपर की ओर लेयर छोड़ने लगते हैं। जैसे लेप्रोसी में आप लोग देखोगे जो ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं वे धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं, गलने लगते हैं, उसमें पस पड़ने लगता है। कुछ ऐसी कंडीशन यहां पर ये बाहर की लेयर एक के बाद एक होने लगती है। ये पत्थर अपने कलर खोने लगते हैं, अपनी नेचुरल अपीयरेंस खोने लगते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं स्टोन लेप्रोसी। जैसे नाउअडेज ड्यू टू मथुरा रिफाइनरी great monument of history Taj Mahal is facing lot of problem। ताजमहल की जो नेचुरल अपीयरेंस थी, नेचुरल जो अपना उसकी चमक थी, वो धीरे धीरे खो रही है। एक बहुत ही चिंता की बात है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और भी चीज देखी जाती है कि जो सुपर सोनिक जेट फाइटर हैं जब वे उड़ते हैं तो उसके समय उनके साथ स्पेशल एक गैस निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इस नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से ओजोन में भी डिप्लीटिंग होती है। ओजोन में भी डिप्लीटिंग होती है। ठीक है, इसी तरह से जो जेट फाइटर चलते हैं उनकी वजह से सीएफसीज गैस छूटती हैं, या फिर हम लोग जो एसी, ये रेफ्रिजरेटर और बहुत सारे जो लग्जरियस आइटम यूज करते हैं जिसमें सीएफसी एक गैस यूज होती है, जिसके जो निकलती रहती है, रिलीज हो जाती है जब, तो वो ऊपर पहुंच के ओजोन गैस से रिएक्शन करके ओजोन को डिप्लीट कर रही है, ओजोन को खराब कर रही है। और उसकी वजह से देखा यह जा रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर ओजोन गैस बहुत तेजी से खत्म हो रही है। उसे ही हम लोग ओजोन डिप्लीटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी जा रही। इसी तरह से एक और स्पेशली प्रॉब्लम है फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक में एक विशेष कंडीशन होती है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, ये और उसके साथ पैराक्सिल एस्टाइल नाइट्रेट, पैराक्सिल एस्टाइल नाइट्रेट, उसे PAN भी बोलते हैं, पैराक्सिल इसमें विशेष रूप से जब ये तीनों मिलते हैं तो वही फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। फोटोकेमिकल स्मॉग जो एक विशेष किस्म का पॉल्यूशन होता है और एरिया में लोगों को एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम आज की डेट में एयर पॉल्यूशन से हम अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ एयर पॉल्यूशन की बातें हुई।
एयर पॉल्यूशन को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, ये भी हमें सोचना चाहिए। सॉल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, दैट इज कैटालाइटिक कन्वर्टर। कैटालाइटिक कन्वर्टर एक विशेष किस्म का एक इंस्ट्रूमेंट है जो गैसेस चिमनी के थ्रू या और स्रोतों से निकल रही हैं, स्पेशली CO2, SO2, वो वहीं पर ट्रैप कर ली जाती हैं और ये दूसरे गैसों में बदल दी जाती, कन्वर्ट कर दी जाती हैं और बाद में वे अलग तरह से डिस्पोज कर दी जाती हैं। या फिर जो बहुत सारे सॉलिड मटेरियल्स निकलते हैं उनको अलग से पकड़ लिया जाता है, अलग से ट्रैप कर लिया जाता है और फिर बाद में उन्हें डिस्पोज किया जाता है। तो ये तो पहला हुआ कैटालाइटिक कन्वर्टर द्वारा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम प्लांटेशन को बढ़ाएं और जो CFC टाइप की गैसेस हैं जो इन्वायरमेंट में पहुंच के डिप्लीट कर रही हैं ओजोन को, उनको हम लोग हटाएं। उसके साथ उसके जगह पर कुछ ऐसी गैसों को डेवलप करें जिसकी वजह से ओजोन की डिप्लीटिंग ना हो। ठीक है, तो ये कुछ विशेष रूप से सॉल्यूशन है, उसके साथ हम लोग इसके प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, इन सब पर आप लोग काम करिए, इसको पढ़िए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं, बाय।